नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडीजी कोड में। आज हम इकोनॉमी के 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था बेसिकली, उसमें इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके पहले हमने इस चैनल पे ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, फिर उसके बाद पॉलिटी की कुछ जो पीवाई की उसकी सीरीज है उसको कंप्लीट कर रखा है। ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप जाकर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है 2025 का, प्रीलिम्स 2025 उसके लिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, और पूछ रहा है कि इसको कंसीडर करिए। इफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट डेट, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू रिसीव द पेमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे गवर्नमेंट को अगर पैसे को रेज करना है, ठीक है, मार्केट से, मतलब उसको पैसे की नीड है तो पैसे को रेज करना है। इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करता है, ट्रेजरी बिल को इशू करता है, ठीक है, जिसके थ्रू वह मार्केट से पैसे को मतलब बोरो करता है एक तरह से। बॉन्ड को इशू कर दिया, फिर बोला कि हाँ मैं इस बॉन्ड पे आपको 5% का इंटरेस्ट दूंगा इतने टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, 2 मंथ 3 मंथ के बाद। फिर उसके बाद जब इतना हो जाता है तो अगर सपोज 10,000 रुपये का मार्केट ने बॉन्ड को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा है, तो फिर उसके बाद जब इसको गवर्नमेंट बाई बैक करेगी, मतलब मार्केट से इसको खरीदेगी, तो इसको 5% इंटरेस्ट देगी, ठीक है, 1,000 रुपये पे। तो ऐसे क्या है कि यूएस के द्वारा जितने भी बेसिकली ट्रेजरी बॉन्ड्स को इशू किया गया है या फिर लोन्स को लिया गया है मार्केट से, ठीक है, अगर यूएस से डिफॉल्ट कर जाता है, मतलब वह इस सिचुएशन में नहीं है कि डेट को पे कर सकता है, ठीक है, मतलब जो मार्केट में डेट है बेसिकली यूएसए के अगेंस्ट, उसको पे नहीं कर पाएगा। तो क्या जो होल्डर्स हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू रिसीव पेमेंट, मतलब वो अपना कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं जो जिसके थ्रू उनका पेमेंट आ सके। दूसरा क्या स्टेटमेंट है, देखो, यूएस गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय फेथ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देखो, ये स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट गलत है, क्योंकि देखो, जो वहाँ का बेसिकली यूएस डिस्ट्रिक्ट कोड है ना, और यूएस कोर्ट ऑफ फेडरल क्लेम है, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं लिटिगेट कर सकते हो इस इशू को, ठीक है, बेसिकली आप इस इशू को रेज कर सकते हो वहाँ पे, जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। तो हमारा यहाँ से देखिए तो स्टेटमेंट नंबर क्या है, स्टेटमेंट नंबर डी सही होगा, क्योंकि पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे सही है, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इफ द यूएस गवर्नमेंट मिसेस टू डिफॉल्ट ऑन स्टेट पेमेंट, अमेरिकन्स और इवन फॉरेनर्स डेट होल्डर्स, ठीक है, कैन लिटिगेट और सू इन ईदर यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और यूएस कोर्ट ऑफ फेडरल क्लेम, ठीक है, जो कि देखता है ओवरसीज डिस्प्यूट बिटवीन किसके, फेडरल गवर्नमेंट एंड जो यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके बीच में, ठीक है। दस द होल्डर ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू रिसीव पेमेंट, ठीक है, वो अपने क्लेम को एक्सरसाइज कर सकता है पेमेंट को रिसीव करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, देखो दूसरा सही है ना, ट्रेजरी सिक्योरिटी आर बैक्ड बाय द फुल फेथ ऑफ गवर्नमेंट एंड क्रेडिट ऑफ यूएस गवर्नमेंट, ठीक है। देखें तो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स यूज ट्रेजरी यील्ड एज अ रिस्क फ्री रेट और रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट दैट कैरीज नो रिस्क, ठीक है। द फेडरल गवर्नमेंट हैज नेवर डिफॉल्ट ऑन इट्स ऑब्लिगेशंस, मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट है बेसिकली यूएस का, वह कभी डिफॉल्ट नहीं करते जितने भी उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं। एंड इट इज यूनिवर्सली बिलीव इट नेवर विल, ठीक है, मतलब यह भी बिलीव किया जाता है कि कभी ये करेगा ही नहीं, मतलब डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता यूएस, ठीक है। इन्वेस्टर हु होल्ड ट्रेजरी बिल कैन रेस्ट एश्योर दैट दे विल नॉट लूज देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लूज नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट देखो, स्टेटमेंट सेकंड, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। अब देखो यहाँ पे आपको शायद कंफ्यूजन हो सकती है, सिंडिकेट लेंडिंग क्या होता है। सपोज दैट आपको 10,000 करोड़ की लोन चाहिए, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए की लोन चाहिए। आप बैंक के पास जाते हो, ठीक है, सपोज दैट एसबीआई के पास जाते हो, आप जाते हो कि बोलते हो इसको मुझे 10,000 करोड़ की लोन चाहिए, तो क्या बोलता है, मैं इतना तो आपको दे नहीं पाऊंगा 10,000 करोड़, ठीक है, बट मैं और भी बैंकों से संपर्क करता हूँ। तो क्या करेगा, ये एच डी एफ सी के पास जाएगा, आईसीआईसीआई के पास जाएगा, फिर अदर बैंक जो होंगे ना उनके पास जाएगा, तो उनसे ये बोलेगा कि मैं इस बंदे को कितना, 2,000 करोड़ बस लोन दे सकता हूँ, आप लोगों के पास जितना हो सकता है आप उसको करो, ठीक है।
तो क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, और भी जो बैंक्स है वो एक काइंड ऑफ सिंडिकेट को फॉर्म कर लिया ना इन्होंने, मतलब एक ग्रुप को फॉर्म कर लिया, उसके थ्रू कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ का जो लोन है उसको दिया जा रहा है। ठीक है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन यही है कि अगर जो ये बंदा 10,000 करोड़ लिया है लोन, हाँ, वह डिफॉल्ट कर जा रहा है, मतलब वह पे नहीं कर पा रहा है अपना जो लोन ले रखा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो रिस्क है बेसिकली इसका, क्या सब में बटेगा, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, अदर जो बैंक्स हैं। देखो, हाँ, ये सही है, सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, सिंडिकेट लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन क्या होता है, आप हो, ठीक है, आप बैंक के पास गए, मुझे लोन चाहिए, लोन बैंक बोला कि मैं आपको बस सपोज 10 लाख ही लोन दे पाऊंगा, 10 लाख लोन दे पाऊंगा, आप इस लोन को आप कभी भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्या किया आप, या तो इसको आप इंस्टॉलमेंट में लो, मतलब 1 साल के लिए आप 1-1 लाख करके लो पर मंथ। ठीक है, या फिर आप एक ही बार ले लो, या फिर 5 लाख लो, 5 लाख लो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे। तो इसे हम क्रेडिट लाइन बेसिकली बोलते हैं कि लोन तो है, आप जब भी मन करे जितना भी इसमें से निकाल सकते हो, बट हाँ, लिमिट है कि 10 ही लाख तक हम लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि देखो, सिंडिकेट लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट, कि एक फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है, लमसम ऑफ फंड हो सकता है, बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। देखो, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सही हो गया, सेकेंड वाला गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा सी ऑप्शन सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, स्टेटमेंट में फर्स्ट क्या बोल रहा है, ए सिंडिकेट लोन इज फाइनेंसिंग offered by a syndicate made of a group of lenders that work together to provide fund for a borrower। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ बेसिकली इंडिविजुअल होते हैं, बेसिकली ग्रुप ऑफ बैंक भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जो कि लोन को प्रोवाइड कराते हैं बोरोवर को। ठीक है, द borrower can be corporation, a large project, or a sovereign government. Syndicate loan involve large sum which allow the risk to be spread out among the several financial institutions to mitigate the risk in case of borrower default। ठीक है, यही है कि मतलब जो रिस्क होता है सब में स्प्रेड होता है अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इन सिंडिकेट लोन द बोरोवर कैन बी कॉर्पोरेशन, a large project, a sovereign government. The loan can involve a fixed amount of fund, a credit line, और a combination of two। ठीक है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है और क्रेडिट लाइन भी हो सकता है, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट गलत है सेकंड वाला, क्योंकि उसमें बताया गया है कि क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है, क्रेडिट लाइन भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रूपी। मतलब हमें डिजिटल रूपी के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और उसको बताना है कि वह सही है या गलत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। देखो, फर्स्ट, इट इज ए सोवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विथ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, यह एक सोवरेन करेंसी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है और अलाइनमेंट होता है मॉनेटरी पॉलिसी को। तो हमारा ये सही है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट वन सही है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, इट इज अपीयर एज ए लाइबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब आरबीआई की जो बैलेंस शीट है उस पर एज ए लाइबिलिटी है शो करता है, जो ई रूपी या डिजिटल रूपी है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर सही है, यह भी स्टेटमेंट नंबर सेकंड भी सही है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्या है, इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी नेचर। देखो, ऐसा नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है। जो डिजिटल रुपी है ना, कैन फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर लाइक फिजिकल रुपी जैसे होता है। ठीक है, मतलब जैसे बेसिकली फिजिकल रुपी होता है ना, वो इकोनॉमिक सिचुएशन पे फ्लक्चुएट करता है ना, जैसा भी इकोनॉमिक सिचुएशन रहेगा, इकोनॉमिक फैक्टर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो फ्लक्चुएट करता है, वैसे डिजिटल रुपी भी फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ फ्रीली कन्वर्टिबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। मतलब क्या है बेसिकली कि यह फ्रीली कन्वर्टेबल है मनी और कैश में। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर, हाँ, ये भी सही है, स्टेटमेंट नंबर हमारा डी सही है, स्टेटमेंट नंबर डी इसका सही हो गया। ठीक है, मतलब ये थर्ड वाला गलत है ना यहाँ पे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, मेन फीचर ऑफ डिजिटल रूपी क्या है, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इट इज सोवरेन करेंसी दैट सेंट्रल बैंक इशू इन अकॉर्डेंस विथ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मतलब से अकॉर्डेंस विद मॉनेटरी पॉलिसी के इसको इशू किया जाता है।
फिर सेकंड क्या है, ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द सेंट्रल बैंक इट इज लिस्टेड एज लाइबिलिटी, यह भी हमारा सेकंड वाला भी ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, यह भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये वाला था, जो इट इज नॉट इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूछा है विथ रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो ऊपर दिया है उसमें करेक्ट है। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% फंडिंग, मतलब क्या है, यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जी हाँ, 100% गवर्नमेंट फंडिंग को प्रोवाइड कराती है। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप आर डिजिटाइज्ड, जो कैडेस्ट्रल मैप होते हैं ना, मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया का होता है वहाँ का मैप वगैरह जो होता है वह डिजिटाइज होगा, ठीक है। इसको देखेंगे अभी सही है, ठीक है। एन इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड ऑफ राइट फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब बेसिकली क्या है, इस इनिशिएटिव के तहत जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है ना, वह लोकल लैंग्वेज से जो अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलिटरेट होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर, बेसिकली आंसर नंबर थर्ड डी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ 100% गवर्नमेंट फंडिंग, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% गवर्नमेंट फंडिंग होती है, ठीक है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं 90%, 10% होता है, 60%, 40% होता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। अगर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे इंडिया का, वहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वाला पॉलिसी बेसिकली फॉलो किया जाता है 90-10%। यहाँ पे जो अदर स्टेट्स होते हैं वहाँ पे 60-40% का फॉलो किया जाता है, मतलब यहाँ पे 60% गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है और जो 40% है वह स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा पे किया जाता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। इट हैज़ फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उसका कंप्यूटराइजेशन मतलब डिजिटाइज करना, ठीक है। फिर उसके बाद डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप, ये भी सही है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड हमारा करेक्ट था। फिर थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट टेक्सटुअल एंड कैडेस्ट्रल मैप, उसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डाटा सेंटर एट स्टेट लेवल, मतलब डाटा को सेंटर्स किया जाएगा स्टेट लेवल पे। फिर उसके बाद जो हमारा फोर्थ थर्ड स्टेटमेंट था, ट्रांसलिटरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इन शेड्यूल 8th लैंग्वेजेस, मतलब 22 जो शेड्यूल 8th लैंग्वेजेस हैं उसमें उसको ट्रांसलिटरेट करा जाएगा, ठीक है। देखो initiatives addressing linguistic barriers, the government is transliterating land record in local language to any of the 22nd schedule 8th languages of the constitution, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs can access the liquidity adjustment facility window of the Reserve Bank of India, यह क्या होता है, देखो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है ना, यह एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल होता है जो जिसके थ्रू आरबीआई क्या करता है, इंजेक्ट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है लिक्विडिटी को मार्केट से, ठीक है। जितनी भी मनी की फ्लो हो रखी है मार्केट में, मतलब लिक्विडिटी जो है बेसिकली मार्केट में, उसको या फिर बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा या फिर इंजेक्ट करेगा, तो उसकी बात कर रहा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यह स्टेटमेंट सही है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना, वो एक्सेस कर सकते हैं LAF विंडो को, जो कि आरबीआई के द्वारा बेसिकली प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब जो फॉरेन बेसिकली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही ले लो, क्या वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकते हैं, हाँ वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकते हैं। फिर थर्ड क्या है, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारी कंट्री में, क्या हुआ है, एक सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को ऑफर कर सकते हैं डेट्स के लिए, जी हाँ ये भी सही है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर सी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल ऑफ RBI टू इंजेक्ट और एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, ठीक है, अंडर द LAF स्कीम रिजर्व बैंक
will continue to have the discretion to conduct overnight repo or longer term repo auction at the fixed rate and at a variable rate depending on the market condition and other relevant factors। ठीक है, मतलब इसको परफॉर्म कर सकता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को, मतलब जो मार्केट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे स्टेटमेंट में फर्स्ट हो गया। हाँ, एनबीएफसी इसमें कहीं ना कहीं परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, अंडर प्रोविजन आरबीआई हैज प्लान ARS 50,000 crore liquidity infusion through targeted long-term repo operations 2.0 for NBFCs। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ सेकंड क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन अप्रैल 26, 2024 kept the investment limit for foreign portfolio investment in government security unchanged at 6% of the outstanding security stock for 2024-2024-5। ठीक है, फिर स्टेटमेंट नंबर थर्ड क्या है? इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। मतलब जितने मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस जो है ना वह ऑफर कर सकते हैं सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेट्स के लिए। अगर देखें तो जो एनएससी है वह फर्स्ट था एक्सचेंज टू ऑफर द सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट। मतलब इसके द्वारा फर्स्टली कहीं ना कहीं सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेट के लिए इशू किया गया था, ऑफर किया गया था। ठीक है, तो हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन होगा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट नंबर 6 देखते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, इनमें से कौन ट्रेड कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में? देखो, स्टेटमेंट दे रखा है इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर सकते हैं? जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी कर सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ट्रेड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? पेंशन फंड, जी ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड है रिटेल इन्वेस्टर्स, हाँ इसको भी अलाउ किया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देख सकते हो आप यहाँ पे सही आंसर। देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज a tradable instrument issued by central government or state government. It acknowledge द गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, उसको एक्नॉलेज करता है। सच सिक्योरिटी आर शॉर्ट टर्म यूजुअली कॉल्ड, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं विथ ओरिजिनल जो मेच्योरिटी होती है कितने साल की होती है? लेस देन 1 ईयर्स की होती है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म्स के लिए भी होती हैं जो कि बेसिकली उसकी मेच्योरिटी कितनी होती है? मोर देन 1 ईयर्स और मोर के लिए होती है। ठीक है, जो मेजर पार्टिसिपेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट हिस्टोरिकली हैव बीन अ लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर हिस्टोरिकली देखें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पार्टिसिपेट करते थे हिस्टोरिकली वह लार्ज जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उनके द्वारा बेसिकली किया जाता था। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? विद द वेरियस मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट द मार्केट हैज आल्सो विटनेस एंटिटी ऑफ स्मॉल एंटिटीज। मतलब जैसे स्मॉल एंटिटीज हो गए सच कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, स्मॉल पेंशन प्रोविडेंट्स हो गए, अदर फंड्स हो गए। ठीक है, दीज एंटिटीज आर मंडेटेड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू रिस्पेक्टिव रेगुलेशंस। ठीक है, ये सारी एंटिटीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कुछ रिस्पेक्टिव रेगुलेशंस है उसके तहत। ठीक है, फर्दर क्या है? बिसाइड बैंक इंश्योरेंस कंपनी, देखो यहाँ पे था ना इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर लार्ज इन्वेस्टर स्मॉल इन्वेस्टर लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स रीजनल रूरल बैंक्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू स्टेचुरी होल्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर एसएलआर कोटा। ठीक है, वह एसएलआर कोटा के तहत इसको होल्ड कर सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है आरबीआई इज अ पार्ट ऑफ रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो आरबीआई है रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत कहीं ना कहीं अलाउ कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर इसके तहत कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फुल एक्सप्लेनेशन होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा विच एव इज आर कंसिडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया जाता है? ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल्स एंड करेंसी स्वैप। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड करेंसी स्वैप दोनों है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। या मोटर व्हीकल बेसिकली नहीं है। अभी आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट ऑफ one entity and a financial liability or equity instrument of another entity। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी। एक के फाइनेंशियल एसेट में कहीं ना कहीं इंक्रीज देखने को मिलता है और जो अदर एंटिटीज होते हैं उनके फाइनेंशियल लाइबिलिटी में बेसिकली राइज देखने को मिलता है। ठीक है, अगर देखें तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जैसे हो गया ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया,
यूनिट्स इन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट अंडरटेकिंग लाइक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये था ना ऑप्शन, सही है। ऑप्शन फ्यूचर स्वैप, forward rating agreement, any other derivatives contract relating to security, currencies, interest rate, yield, and other derivative instrument, financial indices, financial measures which may be settled physically or in cash. Option future swap, forward rate agreement, and any other derivative contracts related commodity that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the party other by the region of a default or other termination events, ठीक है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर अ ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, दस मोटर व्हीकल और नॉट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विथ रेफरेंस टू सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे रखा है, सेक्टर दे रखा है, हाउ मेनी एवर पेयर above are correctly matched। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेकेंडरी मार्केट, देखो गलत है, टर्सरी में आता है। डेयरी फार्मिंग, प्राइमरी मार्केट। मिनरल एक्सप्लोरेशन, टर्सरी मार्केट। वेविंग क्लॉथ, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। वेविंग क्लॉथ सेकेंडरी मार्केट, ऐसा ही है। डेयरी फॉर्म, प्राइमरी मार्केट, ठीक है। ये गलत है दोनों, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर बी होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा जिसमें ओनली 2 होगा, ठीक है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑप्शन सही है। प्राइमरी, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, ठीक है। यह बेस होता है ऑल द प्रोडक्ट्स का जो हम बेसिकली मेक करते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सो डेयरी फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, इट कवर एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ठीक है। जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो अदर फॉर्म में चेंज होते हैं सेकेंडरी जो एक्टिविटीज के तहत, ठीक है। इट इज ए नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, ये नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइमरी के बाद, ठीक है। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट इट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम process of manufacturing is essential. दिस कुड बी इन फैक्ट्री, वर्कशॉप एंड होम, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट, वी स्पिन यार्न एंड वेव क्लॉथ, देखो ऑप्शन नंबर सेकंड था ना, सेकेंडरी एक्टिविटीज में उसको इंक्लूड किया गया था ना। यूजिंग शुगर केन्स एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़, ठीक। टर्सरी क्या है, these are the activities that help in development of primary and secondary sector, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड or a support for product process. For example, goods that are produced in primary or secondary sector would need to be transported by trucks, train, and then sold in wholesale or retail shop. At time, it may be necessary to store in godowns. तो इसलिए स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहीं ना कहीं टर्सरी में आता है, ठीक है। जो वहाँ पे प्राइमरी आई थिंक सेकेंडरी दे रखा था ना, क्या था, सेकेंडरी, या गलत होगा। फिर उसके बाद क्वाड्रेंटी सेक्टर में मिनरल एक्सप्लोरेशन आता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें क्या है, विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। देखो, फार्मर प्लग, वर्किंग कैपिटल, कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल, यार्न यूज बाय वीवर्स फिक्स्ड कैपिटल, पेट्रोल वर्किंग कैपिटल। देखो पेट्रोल वर्किंग कैपिटल ये सही है, ठीक है। यार्न यूज्ड बाय वीवर फिक्स्ड कैपिटल ये गलत है, यह भी वर्किंग कैपिटल ही है, ठीक है। ये दोनों फिक्स्ड कैपिटल है हमारा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका। देखो, फिजिकल कैपिटल रिफर्स to tangible assets made by humans that a corporation buy or invest in and then use to produce finished good or services, ठीक है। क्या होता है, एक टेंजिबल एसेट होता है, बेसिकली ह्यूमंस के द्वारा मेड किया जाता है, जिसके बाद कॉर्पोरेट क्या होते हैं, बाई करते हैं उसको और या फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, किसके लिए, प्रोड्यूस करने के लिए फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज वन ऑफ द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर विद लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर और ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्विंग फिजिकल एसेट्स सच एज मशीन्स हो गए, कार्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गया, एक्सेट्रा। अगर इसके देखें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या होता है, फिक्स कैपिटल कैन बी
thought as a physical investment in producing goods that can be used on several occasion पे यूज हो सकता है, ठीक है, और एट लीस्ट मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड सिंस इट इज फिक्स्ड और रीयूजेबल, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इट कैन नॉट बी रिटेली be converted to cash. Although it is not consumed during the manufacturing process, it is a long term value. मतलब लॉन्ग टर्म वैल्यू को कहीं ना कहीं शो करता है, दैट कैन फ्लैक्चुएट एंड इन मोस्ट केसेस डिटोरिएट विद टाइम। मतलब बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डिटोरिएट हो जाता है। जैसे आप कोई भी जैसे मशीन ही ले लो, ठीक है, वह धीरे धीरे करके डिटोरिएट होता है ना, उसकी वैल्यू घटती है ना, क्योंकि नया रहा होगा तो फिर उसमें पूरी सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही होंगी, धीरे धीरे कुछ कुछ पार्ट्स उसमें डिग्रेड होने लग जाते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो फार्मर प्लग एंड कंप्यूटर, ठीक है। किसमें आता है? फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? देखो, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू ए कंपनी लिक्विड एसेट सच एज कैश एंड इन्वेंटरी इन हैंड, एनीथिंग दैट कैन बी स्विफ्टली चेंज टू करेंसी। मतलब कोई भी चीज़ जो हम इजली करेंसी में चेंज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कैपिटल इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। मतलब इस टाइप का कैपिटल हम अगर देखें तो कब यूज़ किया जाता है? फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हो गया यार्न यूज बाय वेवर पेट्रोल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। With reference to rule and rules imposed by Reserve Bank of India while treating foreign bank, consider the following statement. Which of the following is given above is correct? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो ऊपर दिया हुआ है वह करेक्ट है, मतलब करेक्ट पूछा है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। जो होली पूरी तरह से ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज हैं, उनके लिए कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद देखते हैं, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। मतलब अगर होली ओन्ड कोई बैंकिंग सब्सिडीज है इंडिया में जो कि बेसिकली वर्क कर रही है, ठीक है, उसमें एटलीस्ट 50% जो बोर्ड मेंबर्स होना चाहिए ना, वो इंडियन नेशनल्स होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला हमारा गलत है, दूसरा सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखो, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट है। एज पर द आरबीआई होली ओन्ड सब्सिडरी वाज टू हैव मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ आरएस 300 करोड़, मतलब 3 बिलियन, ठीक है, इतनी की नीड है। एंड वुड नीड टू इंश्योर साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? मतलब ऐसा हो कि जो किसी प्रकार का कोई नेगेटिविटी ना फैलाए, ठीक है, पॉजिटिव वे में वर्क करें, बेसिकली इसका मतलब ये है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या है? एज पर द आरबीआई द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरीज शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, नॉट लेस देन 50% directors should be Indian national NRIs PIOs subjected to the condition that 1/3 of the directors are Indian national residents in India, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर सेकंड सही था। अगर देखें तो होली ओन्ड सब्सिडरीज होते हैं ऑफ फॉरेन बैंक्स विल हैव पार्ट टाइम चेयरमैन और एंड फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है? विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल है इंडिया में, उसे देखते हुए जो स्टेटमेंट दे रखा है उसे कंसीडर करना है, ठीक है। इसमें पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, मतलब कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है, सही है। आइए देखते हैं। CSR corporate social responsibility rule specify that expenditure that benefit the company directly or its employee will not be considered as corporate social activities। मतलब क्या है बेसिकली? जो CSR रूल है ना, वह स्पेसिफाई करता है कोई भी अगर कंपनी एक्सपेंडिचर कर रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है जो कंपनी है उसको डायरेक्टली, साथ ही साथ जो एम्प्लॉय हैं उसके, उनको भी, तो वह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ में कंसीडर नहीं किया जाएगा। वह जितना भी एक्सपेंडिचर है उसमें इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? CSR रूल जो है ना, डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज़। यह स्टेटमेंट गलत है या स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट सही है।
देखो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। द CSR project or programs or activities that benefits only the employee of the company and their families shall not be considered as CSR activities in accordance with the section 135 of the act। मतलब सेक्शन 135 जो एक्ट का है उसके तहत कोई भी एक्टिविटी जो कि जो कंपनी है उसको डायरेक्टली बेनिफिट कर रही है या फिर उसके एम्प्लॉय को डायरेक्टली बेनिफिट कर रही है तो उसे हम CSR एक्टिविटीज़ में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना। फिर इसके बाद स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इफ द कंपनी हैज़ नॉट कंप्लीटेड 3 फाइनेंशियल ईयर्स सिंस इट इज इन कॉर्पोरेशन, मतलब 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं किया गया कंपनी के द्वारा जब से वो इनकॉर्पोरेशन में आई है बेसिकली, बट इट इज सेटिस्फाई एनी ऑफ द क्राइटेरिया मेंशन इन द सेक्शन 135 द CSR प्रोविजन इंक्लूडिंग स्पेंडिंग ऑफ एटलीस्ट कितना परसेंट, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, किस पे, एवरेज नेट प्रॉफिट पे, मेड ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियली आर अप्लीकेबल्स। ठीक है, वो एप्लीकेबल होगा कितना, 2% का, किस पे, नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कंपनी ए इज इनकॉर्पोरेट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19 and as per eligibility criteria the company is covered under section 135 first of financial year 2022 2020 or 2021 the CSR spending obligation under the section 135(5) for the company A would be at least 2% of the average net profit of the company made during 2018-19 फाइनेंशियल ईयर 19-20। ठीक है, इस पे 2% का लगेगा। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ, मतलब जो कोलेटरल बोरोइंग है ना एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन है वह किसका इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट का, मनी मार्केट का, स्टॉक मार्केट का। देखो ये इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, किसका, मनी मार्केट। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन promoting collateralized borrowing lending operation by market participants। ठीक है, the clearing corporation of India Limited has developed and introduced with effect from January 20 2003 a money market instrument called collateralized borrowing and lending obligations। क्या है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, देखो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सिंस CCIL इज कंसिडर एज ए नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन borrowing bank should classify it borrowing under CBLO as liability in India to other with a qualified to reserve requirement according to schedule commercial bank are required to include इन देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। इसको इंक्लूड करना होता है NDLT में, ठीक है, NDTL में, CRR SLR में। क्या इसमें इंक्लूड करना होता है, द बोरोइंग अंडर CBLO। ठीक है, हाउएवर इन ऑर्डर टू डेवलप CBLO as a money market instrument, it has been decided to grant bank to special exemption from CRR cash reserve ratio prescription subjected to the bank maintaining statutory minimum CRR of 3%। हमारा लास्ट था बेसिकली 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको पूरा अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया होगा आपने। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इसमें तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो वहाँ पे। ठीक है, so this is the end of the video, thank you for watching, please do like, share and subscribe, thank you guys।